हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इसका एनालिसिस हमारा बचा हुआ था तो इसको भी खत्म करते हैं। कंपनी का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसका अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो रफली रफली 46,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अब देखो इनकी इनकी पहले प्रॉब्लम भी समझ लेते हैं इनके साथ क्या आ रही थी। इनके क्या थे, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन्स थे, मेजोरिटी लोन्स थे, करीबन 65% के आसपास जो भी लोन्स थे वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे दिए हुए थे। अब देखो क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होती है तो आपका जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला लोन है उस पर तो आप इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिलता है। अब सपोज एक हम थ्योरी लेते हैं, एक हम एग्जांपल लें कि आपने एयू स्मॉल फाइनेंस में जाके जब इंटरेस्ट रेट लो थे, आज से 2 ढाई साल पहले आपने एयू से जाके एक लोन ले लिया और उस टाइम आपको वो लोन पड़ा सपोज 10% के इंटरेस्ट रेट पे, और उस टाइम एयू की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी 4% की। तो हमारे पास दो तीन नंबर आ गए, एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि आपने एयू से जाके लोन लिया 10% पे और उस टाइम एयू की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 4% की, और आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन नहीं लिया, आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन लिया, ठीक है। तो एयू का स्प्रेड बन रहा है 6% का, मतलब जितने रेट पे उसने इंटरेस्ट पे लोन दिया है दैट इज 10%, माइनस उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी है दैट इज 4%। तो उसको नेट नेट 6% का यील्ड बन रहा है, 6% का स्प्रेड बन रहा है। तो अब 6% का स्प्रेड बन रहा है। अब क्या हुआ, ये तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन था और इंटरेस्ट रेट साइकिल में गवर्नमेंट ने या फेडरल रिजर्व ने, आरबीआई ने अपने रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ ले जाने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, एयू की कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई। अब एयू की कॉस्ट ऑफ बोरिंग गोस अप फ्रॉम 4% टू 6%। तो जो पहले आपके वाले लोन पे वो 6% का स्प्रेड बना रहा था, अब वो सिर्फ 4% का स्प्रेड बना पा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि मार्जिन कंप्रेशन हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो गई और उसने फिक्स्ड इंटरेस्ट का लोन दे रखा था। तो इस वजह से हमें यहाँ पर मार्जिन कंपैरिजन देखने को मिल रहा था कुछ टाइम से। और यही यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक चीज भी है कि यहाँ पर ये लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन ज्यादा देते हैं। अब देखो, अब इस चीज के बेनिफिशियरी भी यही लोग होंगे, बाकी और कोई बैंक होगा नहीं, बाकी दूसरे कोई बैंक होंगे नहीं जो सारा का सारा अपने फ्लोटिंग पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये दे रहे हैं ऊंचे रेट पे लोन, अब ऊंचे रेट पे ये लोग लोन बुक कर देंगे। अब सपोज आप गए एयू के पास और अब आपका इंटरेस्ट रेट सपोज उसके लिए 15% है, तो सेम लोन जो आपको 2 साल पहले 10% पे मिल रहा था अब आपको 15% पे मिलेगा। आपने 15% पे लोन बुक करा दिया और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन बुक करा दिया। तो अब अगर अभी भी एयू की कॉस्ट ऑफ बोरिंग सपोज 9% पहुंच गई है और अभी भी वो 6% का स्प्रेड बना रहा है, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे तब एयू का स्प्रेड 6% से बढ़ के 7%, 8%, 9% की तरफ जाएगा। तो इसका बेनिफिशियरी भी ये लोग होंगे, बट जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तब इनको घाटा होता है एक्स्ट्रा, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तब इनको फायदा होता है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम देखते हो समझते हैं। और अभी बिल्कुल हम नजदीक बैठे हैं इंटरेस्ट रेट कट्स के, सितंबर में रेट कट होने की बात हो रही है। तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी इसी तरह की कंपनी होगी जिसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए दिखेगा। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सारे बैंक के ऑलरेडी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन चलते हैं, तो ये अपने निम्स को, स्प्रेड्स को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने स्प्रेड को प्रोटेक्ट करके नहीं चल पाया, तो इसलिए जब ये रेट ऊपर गए तब इनको नुकसान हुआ, और अब जब रेट नीचे आएंगे तब इनको एडिशनल फायदा होगा जो हमें और दूसरे किसी बैंक में देखने को मिलेगा नहीं। अब आ जाते हैं हम इनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट पे क्या हुआ। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपना मर्जर अनाउंस किया था और इस क्वार्टर में उसके नंबर्स इनकी बैलेंस शीट के साथ जुड़ गए। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इनके नंबर्स थोड़े से इन्फ्लेटेड आ रहे हैं। आपको दिखेगा कि पैट बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ गया, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पीपॉप और भी ज्यादा रेट से बढ़ गया, आपका नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत ज्यादा रेट से बढ़ गई, एयूएम डिसबर्सल और ज्यादा रेट से बढ़ गया। बट इसमें हमें ध्यान रखने की चीज है कि ये दो बैंक के मर्जर से मिलने के बाद पहला बैलेंस शीट बना है, तो इसको हम वाई वाई लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते और अभी तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी नहीं कर सकते क्योंकि पहली बार बैंक ने रिजल्ट निकाला है दोनों मर्ज एंटिटीज का। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमें ये चीज ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि ये दो बैंक का मिलकर रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अगर मैं अच्छा, और इन्होंने मैनेजमेंट ने एक और चीज बताई कि हमने अब यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई कर दिया है। अब देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और अब ये यूनिवर्सल बैंक की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो इन्होंने आरबीआई में एप्लीकेशन तो डाल दी है, अब अप्रूव होगी फिर बनेंगे वो एक लॉन्ग स्टोरी है, एक छोटी सी लाइन में बताना था वो बता दिया। अब आ जाते हैं इनके Q1 के नंबर पे। तो अगर मैं लोन बुक ग्रोथ की बात करूं तो लोन बुक ग्रोथ हमें देखने को मिला 43% ऑन अ वाई वाई लेवल और 23% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब देखो बहुत बड़े जंप है, 43% लोन बुक बढ़ना कोई
मजाक वाली बात नहीं है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% बढ़ना ये भी कोई मजाक वाली बात नहीं है। बट ये हुआ क्यों है? क्योंकि वो फिनकेयर वाला आगे इनके अंदर मर्ज हो गया है, तो एक्विजिशन हो गया है, तो इस वजह से हमें नंबर ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्टैंड अलोन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इतना ग्रोथ नहीं किया है। अगर मैं बात करूं, इनका एक छोटा सा ऑफ बुक पोर्टफोलियो भी है। ऑफ बुक पोर्टफोलियो हम पीछे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बार समझ चुके हैं कि किसी दूसरे एक एक बैंक के साथ मिलकर लेंडिंग करते हैं, जिसमें ये 20% ही करते हैं, बट जो दूसरा बैंक है जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है वो 80% फंडिंग करता है, और उसके बदले में इनको एक छोटी सी फीस दे देता है। तो ये जो 20% अपना फंड डालते हैं, उसके बदले तो इनको इंटरेस्ट इनकम जो मिलता है वो मिलता ही है, और जो सारा का सारा लोन सर्विस करने के लिए इनको बड़े वाले बैंक से जो 80% डाल रहा होता है, उससे एक छोटी सी फीस भी मिल जाती है। तो ये इनका बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, करीबन करीबन 9% ही है पूरे लोन बुक का। और अगर मैं पूरी लोन बुक के साइज की बात करूं, तो करीबन करीबन 99,800, मतलब मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनका इनका लोन बुक हो गया है। और अगर हम ये जो मर्जर हुआ है इसको हटा दें, तो हमें पता चलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 5% का ग्रोथ आया है। तो ये भी बुरा नहीं है। देखो, अगर इसको भी हम एनुअलाइज करने जाएं और देखें कि Q1 जनरली सबसे वीकेस्ट क्वार्टर रहता है फाइनेंशियल्स के लिए, तो मोटा मोटी 25% के आसपास के इन्होंने ग्रोथ कर दिया है। मतलब स्टैंड अलोन एयू ने विदाउट फिनकेयर के 25-26% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं, जो इट्सल्फ बहुत बेहतरीन है। बट अभी फिनकेयर का इनके साथ मर्जर हुआ है, तो या आप एक्विजिशन हुआ है, इसलिए इनके नंबर्स और भी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और जो फिनकेयर है वो फिनकेयर थोड़े से हायर यील्डिंग लोन्स देता है, तो हम आगे चल के देखेंगे भी, तो हमें पता चलेगा इनका जो यील्ड है, यील्ड ऑन एडवांसेस है, वो भी बढ़ गया है, और इसकी वजह से हमारा स्प्रेड भी बढ़ गया। स्प्रेड हमने अभी समझा ही था कि आपका क्या यील्ड है माइनस आपकी क्या कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, वो आ जाता है हमारा स्प्रेड। अगर हम बात करें, चलो स्प्रेड की बात कर लेते हैं, तो इंक्रीमेंटल जो स्प्रेड है वो बढ़ गया फ्रॉम 13.6% टू 15.8%, मतलब 2.2% के आसपास का स्प्रेड में इंक्रीज देखने को मिला है, जो बहुत बड़ा नंबर होता है। 2.2% स्प्रेड इंक्रीज होना एक बैंक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि जो फिनकेयर वाली जो इनका इनका सब्सिडरी है या बैंक है, या जो एक्विजिशन किया है, वो बहुत हाई यील्डिंग लोन्स देता है, वो 16-17% के आसपास के लोन्स देता है, इसलिए ओवरऑल बैंक का यील्ड बढ़ गया। इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है ये स्प्रेड में एक्सपेंशन, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हुआ है। और अगर हम बात करें इनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी डाउन आ गई है, तो एक तरफ से कमाई ज्यादा हो रही है, मतलब यील्ड ज्यादा बन रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट पे आप लोन दे रहे हो, और उसके पीछे आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हो रही है, तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज है। अगर मैं बात करूं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनकी घट गई बाय 7 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.07% के आसपास से इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो गई। अगर मैं बात करूं, इसी की वजह से हमने देखने को मिला कि हमारा स्प्रेड इंप्रूव हो गया। सॉरी, मैंने जो पहले नंबर बताया था 13.6% और 15.8%, ये था यील्ड में, तो यील्ड इनके बढ़ गया फ्रॉम 13.6% से 15.8%, और इनका स्प्रेड बढ़ गया फ्रॉम 5.8% टू 8.7%। देखो, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, ये गलत बोल दिया था मैंने, बट इसके बारे में ध्यान रखना है कि स्प्रेड तो है 5.8% से बढ़ के हो गया 8.7%, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना हो गया, लगभग लगभग 2.9% के आसपास का इंक्रीज आ गया। वही यील्ड बढ़ गए 13.6% से 15.8% पे। अगर मैं इनके स्टेट प्रेजेंस की बात करूं, तो करंटली 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में ये लोग प्रेजेंट है, और इन्होंने इस क्वार्टर में 31 नई ब्रांचेस ऐड करी हैं। और अब इनके टोटल नंबर ऑफ टच पॉइंट्स हो गए हैं 2414, तो 2414 टच पॉइंट्स क्रिएट कर लिए हैं, और 31 इन्होंने ऐड करे हैं इसी क्वार्टर में। अब इसमें से कुछ वो फिनकेयर वाले भी हैं, और कुछ इनके खुद के भी हैं, तो वेल एंड गुड, कोई कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और अगर हम थोड़े से ज्योग्राफी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आ जाते हैं, तो हमें पता चलता है 24% ऑफ द लोन्स आते हैं राजस्थान से, 18% आते हैं महाराष्ट्र से, 13% आता है दिल्ली से, 6% आता है पंजाब से, 8% आता है गुजरात से, 7% आता है हरियाणा से। तो अभी हमने जितने भी स्टेट्स के नाम लिए, आप देखोगे सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, एक महाराष्ट्र को छोड़ के। तो थोड़ा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ उनको कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है, और बचा हुआ जो 21% है वो बाकी अदर अदर स्टेट से आता है, तो ये वहाँ प्रेजेंट नहीं है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो जो सेवन सिस्टर वाला पोर्शन है ना, अभी ये लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं है, बाकी पैन इंडिया इनका प्रेजेंस है। अगर हम इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो वो बढ़ी 55% ऑन अ वाई लेवल, और टोटल इनकम वेंट अप बाय 56% ऑन अ वाई लेवल, और पैट बड़ा फर्म का बाय 30% ऑन अ वाई लेवल। अब ये इतने अच्छे नंबर कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि वो फिनकेयर वाला मर्जर हुआ है। इस चीज को हमें ध्यान में रख के चलना है कि ये अकेले एयू के नंबर्स नहीं है, ये एयू प्लस फिनकेयर के नंबर्स हैं।
तो ये ज्यादा हमें बूस्टेड दिखेंगे ही दिखेंगे। अब देखो हमने जैसे देखा था कि पहले स्प्रेड एक्सपांड हो गया, स्प्रेड एक्सपांड हो गया, यील्ड बढ़ गया, तो क्या होगा आपका निम्स में एक्सपांशन आएगा, तो निम्स भी एक्सपांड हो गए। अगर मैं बात करूँ तो निम्स एक्सपैंड हो गए फ्रॉम 5.7% टू 6%, मतलब 30 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आ गया निम्स में। ये भी बहुत बेहतरीन चीज है। आपके जितने अच्छे निम्स होंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उतनी ही अच्छी ये बात है। अगर मैं आरओए और आरओई की बात करूँ वो थोड़े थोड़े से गिर गए, तो आरओए ड्रॉप फ्रॉम 1.7% टू 1.6% एंड आरओई ड्रॉप फ्रॉम 13.8% टू 13.2%। अब देखो ये इसलिए भी हो सकता है कि अपफ्रंट थोड़ा सा खर्चा लेना पड़ा फिनकेयर के लिए, और फिनकेयर की इतनी बड़ी बैलेंस शीट आके हमारे एयू में जुड़ गई, तो ये इसको अभी इस क्वार्टर में तो खैर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है, बट अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है कि भाई आप किसी के साथ मर्जर कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, या डी मर्जर कर रहे हो, तो इन सारे केसेस में आपको एक बार आरओई छोड़ना पड़ता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी सारे नंबर ठीक है तो आगे चल के आरओई भी ठीक हो जाएगा। आरओई ऐसा नहीं है कि बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता रहेगा, लोन बुक बढ़ता रहेगा, पैड बढ़ता रहेगा और आरओई आरओई नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, इस क्वार्टर में हम इसको छोड़ सकते हैं, बट इसको ट्रैक भी करते रहना है। और अगर देखने भी जाए तो कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक फॉल देखने को नहीं मिला है भाई। 1 बेसिस पॉइंट गिर गया हमारा, सॉरी 10 बेसिस पॉइंट गिर गया हमारा आरओए में से, और कुछ 30-40 बेसिस पॉइंट गिर गया हमारा आरओई में से, तो कोई बहुत बहुत माथा लगाने वाली बात इसमें है नहीं। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी बैंक की बहुत अच्छी है, बट डिग्रेड करिए। अब डिग्रेड क्यों करिए कि जो फिनकेयर है, फिनकेयर की थोड़ी सी एसेट क्वालिटी इन कंपैरिजन टू एयू, फिनकेयर की भी बहुत अच्छी थी, बट इन कंपैरिजन टू एयू थोड़ी सी खराब थी, तो जब दोनों मिले तो थोड़ा सा एवरेज ऊपर चला गया। अगर मैं बात करूं इनके, तो इनका जो ग्रॉस एनपी नंबर है और नेट एनपी नंबर है वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर गया। और उसके बाद भी मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में यही बोला कि हम अपनी क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस है उसको मेंटेन रखेंगे फ्रॉम बिटवीन 1.1% टू 1.15%। तो इसके हिसाब से बैंक कह रहे हैं कि हमें आगे चल के कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये हमें क्रेडिट कॉस्ट से कैसे पता चले, ये भी थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। तो अगर आप कह रहे हो कि हमारा आगे चल के लोन खराब होगा, हमारी एसेट क्वालिटी खराब होगी, तो आज की डेट में आप प्रोविजन बढ़ाओगे। जैसे आप प्रोविजन बढ़ाओगे, तो सपोज आपने 10 रुपए का प्रोविजन बढ़ा दिया 100 रुपए के टोटल लोन डिस्पर्स पे, तो 10% से क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज कर गई। तो अगर मैनेजमेंट कहता है कि क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगी, इसी के बीच में रहेगी, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि यहाँ से हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, एसेट क्वालिटी डिट्योरेट नहीं करेगा, इंप्रूव ही करेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं अब फाइनली आ जाते हैं लोन बुक सेगमेंटेशन में कि इनके कहाँ किस किस तरफ लोन जाता है, तो हमें पता चलेगा 34% तो जाता है मॉर्गेज लोन्स, जिसमें सिर्फ 8.7% है हाउसिंग लोन, और रिमेनिंग 25% है मॉर्गेज बैक की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे दिया, या और कोई भी चीज पर मॉर्गेज पे लोन दे दिया। बट सिर्फ 9%, मतलब 8.7% ही है हाउसिंग लोन इनका। और पूरा अगर ये दोनों को मिला दें तो पूरा मॉर्गेज मॉर्गेज बैक जो भी लोन्स है वो है हमारे 34%। 30% आता है इनका व्हीकल लोन से, और अगर हम बात करें 19% आता है कमर्शियल बैंकिंग से, 8% आता है सॉरी 8% आता है माइक्रो फाइनेंस से, और रिमेनिंग 9% आता है अदर्स वाले सेगमेंट में, कि आपने पर्सनल लोन दे दिया, क्रेडिट कार्ड लोन दे दिया, या और कोई भी लोन दे दिया, वो सारी चीजें अलग है। अब देखो, अब जैसे हम देखेंगे तो इनकी एयू की स्टैंड अलोन अदर इनकम भी बड़ी कुछ 70-80% के आसपास है। तो इतना बड़ा बूस्ट अदर इनकम में कैसे देखने को मिला? क्योंकि इनका ये जो नया वाला डिवीजन है, जो क्रेडिट कार्ड वाला डिवीजन है, इसमें इनको बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी जो हमारा लेवल है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, हम इसको और भी ज्यादा इंप्रूव करके लेके आएंगे। हमारा क्रेडिट कार्ड जो जो जिस स्पीड पे डिस्पर्स कर रहे हैं ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, और भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड अडॉप्शन होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आपका अदर इनकम का कंपोनेंट भी बढ़ेगा, आपका टोटल इनकम का कंपोनेंट बढ़ेगा, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और अगर मैं अभी भी बात करूं तो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 3.2% के आसपास, और जो बैंक कह रहा है कि हम इसको आगे चल के और बढ़ाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिलता है, उसके ऊपर से आपको लगातार फी इनकम भी, अदर इनकम भी मिलता रहता है। कि भाई जैसे क्रेडिट कार्ड का सपोज आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो गया, उसके बारे में हो गया, आप अपना कार्ड इशू कराओगे उसका हो गया, आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज के लिए पैसा लेंगे वो हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब सपोज आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे कोई स्पेंडिंग किया, आपने कुछ सपोज 5,000, 10,000, 15,000 का कोई स्पेंड कर दिया, अब आपको ईएमआई में उसको तोड़ना है, तो बैंक वो वाली भी फैसिलिटी देता है। तो ईएमआई तोड़ने में आपको कहेगा कि भाई आपको 20% का इंटरेस्ट लगेगा, 15% का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट जनरली हाई होता है।
तो वो बात भी हो जाती है। तो जैसे जैसे इनका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी बढ़ेगा, इनका अदर इनकम में बूस्ट देखने को मिलेगा और उनकी ओवरऑल यील्ड्स भी थोड़ी सी ऊपर जा सकती हैं। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बस इसमें हमें वही चीज देखनी है। अच्छा, एक एक फाइनली बात भी बता देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन कितने हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन कितने हैं। तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि हमारे 61% करंटली हैं फिक्स्ड इनकम लोन्स, और इन्हीं में फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि यही ऐसे लोन होंगे जिनका इंटरेस्ट रेट ऊपर का ऊपर रह जाएगा जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो इसमें नीचे चली जाएगी, बट इंटरेस्ट रेट ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तो ये ऐसे होंगे जिसमें इनको और भी ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, तो इनके स्प्रेड्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। कि भाई देखो, अब एक बार आपका फिनकेयर का मर्जर हो गया, इस वाले में हमें देखने को मिल गया कि 15.6 15.7% के आसपास की आपकी यील्ड आ गई। अब यील्ड इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कोई ये नहीं होगा कि आपकी यील्ड अगले क्वार्टर में 16%, फिर 17%, फिर 18% की ऐसे हो जाएगी। ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आने लगेगा। तो इन शॉर्ट आपका आपने अभी एक एक मर्जर किया, उसकी वजह से आपकी यील्ड ऊपर चले गए। अब वो उसी लेवल पे स्टेबल रह जाएंगे और नीचे से आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग और कम हो जाएगी, जिससे आपका स्प्रेड बढ़ जाएगा। तो चलिए, यही थी कहानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। आज हम 6 से 7 कंपनी और कवर करने वाले हैं और सारी की सारी फाइनेंशियल होंगी, जिससे हम एक ही बारी में सारी की सारी फाइनेंशियल कंपनियों की एनालिसिस खत्म कर सके। बाकी ऑलमोस्ट सारी कंपनियों की हम एनालिसिस खत्म कर ही चुके हैं फाइनेंस स्पेस में। कुछ 8-10 कंपनियां बच रही हैं, उनकी भी करके आज खत्म करते हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखें। थैंक यू।